वाले हैं। और आपको बता दें कि मसला में हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ मौजूद हैं सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप नारायण जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हाजी शाहजाद खान मुस्लिम नेता हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जो अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब बीजेपी इस प्लान पर, जो स्नेह यात्रा की जो बात कही गई है पीएम मोदी के तरफ से, उसमें हर पिछड़े वर्ग, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, तमाम ये लोग हैं, इनको साधने के साथ साथ जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनको भी साधा जाएगा। और विशेष तौर पर उनको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम आपके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय बिंदुओं के आधार पर राजनीति के अंदर अपना पदार्पण किया था। यदि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि और उससे पहले जनसंघ को देखेंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई भेद नहीं था। वो राष्ट्रीय मानकों के आधार पर देश के अंदर कोई भी राजनीति करे, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश कैसा था, कैसा बनना चाहिए। और जब वो देश की बात आती है तो उसके अंदर वो सब चीजें आती हैं जो इस देश की प्राचीनता को सिद्ध करती है। यदि उन सब कारकों में ज्यादातर हिंदू के साथ जुड़ी हुई है तो ये भाग्य का दोष नहीं है, वो इस देश की आवश्यकता है। जब विषय आता है कि मुस्लिम और मुस्लिमें भी पिछड़े को साधने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, ये जो मंत्र मोदी जी लेकर आए थे, केवल नारा नहीं था, इसको अपने इस 7-8 साल के कार्यकाल के अंदर प्रत्यक्ष दिखाया। कोई भी देश की योजना, किसी भी प्रकार की बेनिफिट्स की बात हो, उसके अंदर कहीं ये नहीं आया कि ये मुसलमान के लिए है, ये हिंदू के लिए है, ये सिख के लिए, ईसाई के लिए। लेकिन शास्त्री जी, इस वर्ग के सर लिए सवाल यही है कि अब जो प्लान है कि पिछड़े मुसलमानों को अपने खेमे में लाना है, क्योंकि जो मुस्लिम्स आबादी हैं उसमें जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी कैटेगरी ज़्यादा है, जिनको अर्जल भी कहा जाता है, दर्जी, धोबी, हज्जाम, कुम्हार, तेली, मिरासी, जुलाहा, मंसूरी, फ़कीर, ये जो लोग हैं इनको साथ जोड़ने की कोशिश होगी बीजेपी की। क्योंकि जो बड़ा तबका है शायद वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन जो निम्न तबका है उनको हम साधने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप में उस पर आ रहा हूं कि ये सब चीजें क्यों करनी पड़ी और क्यों एक वर्ग के लिए चिंतन होने लगा कि ये वर्ग हमारे पास आना चाहिए। उसके पीछे कांग्रेस की एक नीति रही कि कांग्रेस ने अपने समर्थन से बाहर ना कोई वर्ग चला जाए, इसलिए तमाम प्रकार के लोगों को तुष्टीकरण से, भय से, लालच से अपने साथ जोड़े रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्व का जनसंघ अपने संगठनात्मक ढांचे के अंदर से तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करते धीरे 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 इन सब वर्गों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार से नहीं, संगठन से पहुंची है। और संगठन से पहुंचने वाली चीज ठोस होती है। सरकार के साथ तो कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन संगठन और विचार के साथ आने वाले लोग लंबे समय तक साथ जुड़ते हैं। ठीक है सर। इसलिए ये जो आज जो नाम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस ने जो हिंदू मुसलमान की राजनीति की और जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान को दूर कैसे रखा जाए, डरा कर, धमका कर या जैसे भी लोभ से, लालच से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ये वर्ग काफी दूर महसूस कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि 7-8 साल का शासन उन्होंने देखा है, विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें देखी, ठीक है सर, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिखा, ठीक है तो सर, अब उसके अंदर विश्वास जागने लगा। ठीक, लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ शास्त्री जी, आपके पास लौटता हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान है, शहजाद खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम नेता है। शहजाद जी, क्या पहले कांग्रेस के शासन में तुष्टीकरण होता था और अब बीजेपी तृप्तिकरण का काम कर रही है? अगर पिछड़ों का उत्थान का काम करती है बीजेपी, उनको साथ लाने का अगर कोई इनके पास एक्शन प्लान है तो कैसे देखते हैं आप, तृप्तिकरण है या तुष्टीकरण? मैं अभी शास्त्री जी को सुन रहा था कि बीजेपी की सरकार को 7 साल हो गई।
7 साल में जो तुष्टीकरण किया है वो इनको भी पता है और हर एक आदमी को, हर एक बच्चे को पता है हिंदुस्तान के। तो आप बताइए ना, आप बताइए क्या तुष्टीकरण हुआ है, कहाँ खड़ा कर दिया है। आज मुसलमान को इन्होंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। कारोबार, बिजनेस, नौकरी तो छोड़िए, घरों में घुस के हड्डियों में झांकना शुरू कर दिया, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम पका रहे हैं, क्या हम पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे। ये बीजेपी की रणनीति है। जबकि मुसलमान सही मानों में शुरू में भी 10% बीजेपी के साथ था और आज भी 10% बीजेपी के साथ है। ये बात सही है कि कांग्रेस के साथ भी 10% है, अन्य के साथ भी 10% है, लेकिन जो 10% बीजेपी के साथ है ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर हम चलते हुए चूल्हे पे भी बैठे तब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, हमने बीजेपी के साथ दिया, हम बीजेपी के साथ है। तो ये 10% मुसलमान कब से बीजेपी के साथ है शहजाद खान साहब? देखिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता रहा है, जो पहले की, अब इसको आप भ्रांतियां कहिए या कुछ भी कहिए, अभी आप कह रहे हैं कि 10% बीजेपी के साथ में मुसलमान हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए, कहने में कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो 8-9% इस बार भी था, उससे पिछली बार भी था। जो ये कहते थे क्या नाम है कि हम मुस्लिम वोट नहीं देता, तो उन्होंने अपनी नीतियों से जीता। फिर मुस्लिम ने इन लोगों को अपनाया है, बीजेपी को अपनी सरकार माना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री जी माना है, लेकिन इन्होंने हमें देशवासी नहीं माना। आज हमें अपने तो मान रहे हैं, तभी तो आपके पिछड़े जाति हैं उनके उत्थान के लिए काम करने की बात कह रहे हैं ना, मान रहे तभी तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं वो। देखिए, आज ये इस बात को कह रहे हैं जब हमें घर से उजाड़ दिया, हमारे घरों में आग लगा दी, हमसे दोहरा व्यवहार करवा के हमारे साथ दोहरा व्यवहार करके ये हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सही मानों में जो हैदराबाद जो ये गए हैं ये हमारे लिए नहीं गए। अगर कड़वे लफ्जों में कहा जाए तो हैदराबाद सरकार को उजाड़ने के लिए गए हैं ये लोग, कि कैसे वहां की सरकार को वहां से हटाया जाए। जैसे महाराष्ट्र की सरकार को हटाया है, वैसे ही ये चाहते हैं किसी के हिंदुस्तान के अंदर किसी अन्य की सरकार ना हो। अगर कहीं पर तानाशाही हो, कहीं पर कहने में शासन हो, तो वो सिर्फ बीजेपी का हो, इसके अलावा किसी का ना हो। बीजेपी में जाने, हैदराबाद जाने का क्या मतलब था? हैदराबाद में जाके वहां की सरकार को तोड़ना, वहां की सरकार को गिराना है या अपना शासन लेकर आना, ये इनकी एक रणनीति है हैदराबाद जाने की। यही हमारी बात। हम अगर क्या नाम है इनके सामने भी जाकर खड़े होगा, हम हाथ भी जोड़ेंगे, तब भी हमें अपनाने के लिए तैयार नहीं। ओहो, आप बात सुनिए ना, नुपुर शर्मा को लेके पूरे हिंदुस्तान में बवाल हुआ। अगर हम शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, हमारी वीडियोग्राफी करके खुद पत्थरबाजी करा रहे हैं और पत्थरबाजी करा के अरेस्ट यूपी हमारे ऊपर लगा रहे हैं, एनएसए हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमें हमारे बच्चों को जेलों में सुला दिया। अब अग्निपथ में जो रेल में फूका है, नुपुर शर्मा फूक दिया, उनमें बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्यों ये दोहरी रणनीति क्यों चलाई जा रही है बीजेपी की? ये कोई बता सकता है? नुपुर शर्मा, शहजाद साहब, नुपुर शर्मा इस डिबेट का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, देखिए बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है। नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी कर दी है पूरे मामले में, और पहले भी माफी मांगी जा चुकी थी। उसके बावजूद क्या हुआ है उदयपुर में वो देश ने देखा है, तो उस बात के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर बीजेपी पिछड़ों के उत्थान की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात होगी तो सारी बात होंगी। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। शास्त्री जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके पास भी आऊंगा, और प्रदीप नारायण जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके पास भी आऊंगा। वेद प्रकाश, विनोद जी, तिवारी जी, शास्त्री जी, मैं आपके सामने 2 उदाहरण दूंगा और राजीव साहब बैठे हैं, ये इसको थोड़ा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि आज की डिबेट एक बहुत सार्थक चर्चा हो सकती है यदि ये राजनीतिक भेंट न चढ़े। अब मैं पहले आता हूं हरियाणा पर। हरियाणा का मेवात क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। मुस्लिम बाहुल्य होते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने जब पीछे भाजपा पार्टी ने चुनाव लड़ा तो किनको टिकटें दी, चुनाव में हारे। नहीं मानता कि मुसलमान से हारने वाले हार गए, लेकिन आज सरकार में उनको प्रतिनिधित्व है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2 महीने रहकर आया और बिजनौर एक बहुत बड़ा जिला जिसके अंदर 8 विधानसभाएं थी, उस पूरे बिजनौर के चप्पे चप्पे में मैं गया हूं। जो मैंने कहा कि हमने विश्वास कार्यकर्ता के आधार पर किया है और वो मुस्लिम भाई जो कार्यकर्ता बना, सुनिए, वो जो मुस्लिम कार्यकर्ता बना वो आज भी निष्ठा से खड़ा है।
लेकिन जिस 10% की आप बात करते हैं, मुझे 10% दिखाई नहीं देता। मुझे वो दिखाई देता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, उसकी निष्ठा पर और उसके विश्वास पर कहीं कोई मुझे पूरे बिजनौर के अंदर कहीं अविश्वास दिखाई शास्त्री जी, परसेंटेज जो है ना, वोट परसेंटेज आपके कहने से खत्म नहीं हो जाता। शहजाद जी, पूरा मौका दिया जाएगा। और शास्त्री जी, कम शब्दों में अपनी बात कहें, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी मुझे जाना है। तो मैं एक अपनी बात कह के, यदि इस प्रकार की बातें, जब एक अमूमन एक थोक के भाव में जो व्यक्ति दूसरी पार्टियों को समर्थन करते हैं, तो उसके अलग, क्योंकि राजनीतिक पार्टी कुछ न कुछ लेने देने का सिस्टम चलता है। आप गिव एंड टेक होता है, आप क्या देते हैं वो क्या लेते हैं। लेकिन फिर भी आप उत्तर प्रदेश के बारीक से बारीक चुनावों में, गांव में मैं गया हूं, मुस्लिम महिलाओं को मैंने ये कहते सुना कि योगी और मोदी के कारण से मेरा घर चला 2 साल। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे राशन के अंदर भेदभाव किया। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता पाया कि मैं सरकार के कारण से दुखी हूं। एक व्यक्ति को नहीं मिला। वोट तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने योगी की और मोदी सरकार की आलोचना पूरे जिले में नहीं मिली। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। शहजाद जी, आपके पास आऊंगा। उससे पहले हमारे साथ में प्रदीप नारायण जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप जी, कैसे देखते हैं, अगर बीजेपी पिछड़े मुसलमानों को साधने की कोशिश करती है, जो तमाम पिछड़े वर्ग में हैं, अगर साधने की कोशिश कर रही है, उनके लिए स्नेह यात्रा निकालती है, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, तो कैसे देखते हैं, क्या ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो हैदराबाद में जो अभी मीटिंग हुई है, 3 दिवसीय बीजेपी ने की है, उसमें अगर आप देखते हैं तो दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु और तेलंगाना और एक पांडिचेरी। 120 सीटों पर बीजेपी की नजर है। और उसको ध्यान में रख के बीजेपी ने जो एक पटकथा जो तैयार की है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, उसमें उसने मुसलमान इस बार पहली बार उन्होंने बोले कि तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है। और ये यात्रा की जो बात की है वो बीजेपी के एक एजेंडे में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बीजेपी भी जानती है कि 2024 तक वो मुसलमान को अपने विश्वास में ले पाएगी। मुसलमानों के किला फतेह कर पाना मुश्किल है सर, है बहुत मुश्किल है। और अभी जो देश में माहौल बन चुका है और उसकी जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो हिंदू मुसलमान का जो चेहरा, जो पूरे देश का, पूरे विश्व में जो इस समय मुसलमान के प्रति जो हमारी सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसमें भी काफी भारत को बोले उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। आपने देखा भी होगा नुपुर शर्मा वाले केस में। इस बार अगर मुद्दे की बात करें कि हैदराबाद में जो मीटिंग की बात हुई है, हमारे मानने की दक्षिण भारत के इस पर बीजेपी की नजर है। क्योंकि सिर्फ कर्नाटक में अगर हम इसको छोड़ के बाकी राज्यों में जो है, केरल में है, तेलंगाना में है, वहाँ बीजेपी बहुत कमजोर है। वो अपनी जमीन तैयार कर रही है। उस सबको ध्यान में, क्योंकि वहाँ एक मुसलमान बहुल्य ये 5 राज्यों में आते हैं, तो वहाँ कहने की वो कोशिश तो करेगी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं पाएगी 2024 के चुनाव में। क्योंकि उसको, बीजेपी को भी ये पता है कि भाई इसमें इतनी आसानी से मुसलमान एक वोट बैंक को अपने विश्वास में लेना बहुत आसान नहीं, क्योंकि जो घाव है बड़े गहरे हैं। और आज जो देश के हालात आप जानते हैं कि इस समय बिल्कुल भी एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि देश एक बिखराव की तरफ जा चुका है। एक अंदर एक अलग तरह का भारत जो है, एक नफरत का भारत, एक सांप्रदायिकता का भारत जो इस समय अलग अलग कारणों से जो हमें नजर आ रहा है, तो वो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी 2 साल में हो जाएगी, बहुत आसान नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो इस समय बीजेपी का जो एजेंडा, जिस एजेंडे पे बीजेपी चल रही है, बहुत अपने टारगेट को लेकर चल रही है। उसको पता है कि ये दक्षिण भारत को, उसकी जो पकड़ कमजोर है, उसको ठीक है सर पूरा करना है। क्योंकि राजस्थान में और इसलिए स्नेह यात्रा निकालेंगे और मुस्लिमों को साधने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके पास में आऊंगा। सर, जो पिछले 70 सालों का जो जिक्र किया जाता है बार बार, क्या 70 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, हिंदुओं के खेमे को बांट दिया और मुस्लिमों को एक साथ लेकर चलते रहे कि आप हमारे वोट बैंक बने रहिए? क्या कुछ ऐसा रहा है, सिर्फ तुष्टीकरण हुआ है? देखिए विवेक जी, अगर आप आजादी के बाद से लेकर आज तक का इतिहास गहराई से पढ़ेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ अगर किसी ने घृणा फैलाई है, बंटवारा किया है, तो आरएसएस और जनसंघ ने शुरुआत की थी। और लगातार आज तक और अब भी उसी घृणा, उसी सांप्रदायिक उन्माद और नफरत के बल पर
भाजपा अपनी राजनीतिक खेती को पनपा रही है, जहर बोती है, जुमले उछालती है, झूठ बोलती है, बंटवारा करती है और लोगों को गुमराह करते हैं। अब आप सोचिए कि हैदराबाद के अंदर इनको ये नारा क्यों देना पड़ा। मैं आपको गहराई से बताना चाहता हूं, जब पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में अपमानजनक शब्द कहे, भारत के विभिन्न नागरिकों ने मांग की कि भाई इस पर एक्शन लिया जाए, सरकार ने कुछ नहीं किया। पर जब अरब देशों ने भारत पर डंडा चलाया, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, डंडा, और धमकी दी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद से आप जोड़ के सारी चीजों को रख रहे हैं कि बीजेपी ने वो डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है। आप अपनी बात मेरी सुन लीजिए, फिर आप सुन रहे हैं, आपके भी सुन रहे हैं। आप सवाल कर रही है, मैं सवाल का जवाब दूंगा ना आपके। मैं पूछ रहा हूँ, डैमेज कंट्रोल है ये, बोलने नहीं देंगे अपनी, मैं वो बात बोलने का मौका मिल रहा है आपको, मैं वो चाहूंगा जो मैं सोचता हूं। हाँ ठीक है, बोलिए, आप रखिए अपनी बात, रखिए, सोच पर नहीं चलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, रखिए अपनी बात। तब इनको मजबूरी के अंदर एक्शन भी लेना पड़ा, क्योंकि यूए में सबसे ज्यादा निर्यात होता है भारत का, तेल देता है अरब। तब इनको लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हो जाएगी, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, तब इन्होंने हैदराबाद में जुमला उछाला। अब पिछड़ों की बात पर आइए, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग को, जो मुस्लिम थे, उनको आरक्षण दिया। जब जब कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों के अंदर इनको आरक्षण देने का प्रयास किया, उनके लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया, भाजपा ने उसका कड़ा विरोध किया और कोर्टों में जाकर उसको लागू नहीं होने दिया। जब जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में जस्टिस सच्चर कमेटी बनी, उस कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का काम किया, तब इन्होंने विरोध किया। ये लोग लगातार इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका दमन करते हैं, और जो संघी हिंदुत्व की राजनीति है। अब मैं देखिए, मैं आपको रोकूंगा विद्रोही जी, अब मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास काउंटर क्वेश्चन है, मैं आपको रोकूंगा। जी जरूर दूंगा, बोलिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, तमाम तबके आपको नजर आते हैं। सदियों से आप जो है मुस्लिमों के पैरोकार बनी है आपकी पार्टी, उनको आप मुस्लिमों में आपको दलित क्यों नहीं नजर आए, मुस्लिमों में आपको पिछड़े नजर क्यों नहीं आए, मुस्लिमों में क्यों नहीं आपको वो दिखाई दिए जो आप जो है दलित, पिछड़े और तमाम उनकी बातें करते हैं। अगर मुस्लिमों में दलित हैं, पिछड़े हैं, दूसरे बैकवर्ड्स हैं, अगर वो आते हैं, कन्वर्जन के बाद जो आते हैं उनको कुछ और उपाधि मिलती है, और कन्वर्जन से पहले जो आते हैं उनको कुछ और उपाधि मिलती है, ऐसे में फिर कैसे दोहरा मापदंड तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर तो विवेक जी, दोहरा आपका है, मेरा नहीं है। हमारा दोहरा मापदंड नहीं है सर। आपने दलित पिछड़ों की बात की, कभी भी दलित में अगर आपने किसी भी मंच से आपके नेता ने दलितों में अगर किसी मुसलमान की, किसी पिछड़ों की बात की होती तो हम इस बात को मान लेते। बहुत देर से शास्त्री जी जवाब देना चाहते हैं। शास्त्री जी आप जवाब दीजिए, फिर आपके पास शहजाद खान जी आपके पास आऊंगा, वो बताएंगे कि पैरोकार कौन है, मैं उनके पास आऊंगा। शास्त्री जी आप जवाब दीजिए। राजनीति नहीं करते, जातिवाद और धर्म की राजनीति, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिमों में दलित कौन है, पिछड़े कौन है, तो आप बता दीजिए ना। दलितों में आप बता दीजिए, दलितों में, मुस्लिमों में दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, आप बता दीजिए। 4 जातियां आप गिनवा दीजिए मुस्लिमों की जो दलित पिछड़े हैं। कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगी, धर्म और जाति के नाम पर आप 4 जातियों के नाम गिनवा दीजिए ना, मुस्लिमों में पिछड़े कौन है। हमारा नहीं है। सुनिए, आप बहुत ठीक है सर, विद्रोही जी लौटूंगा आपके पास, विद्रोही जी लौटूंगा आपके पास, जवाब ले लीजिए पहले। आप सुनिए वेद प्रकाश जी, आप सुनिए। आरएसएस बना 1925 में, भारतीय जनता पार्टी बनी और या जनसंघ बना 1952 में, इस देश का विभाजन हो गया 1947 में। आर्य समाज के माध्यम से आप खूब अच्छे से आर्य समाज के सानिध्य में रहे हैं, और नहीं भी रहे हो, नहीं माने तो मैं तो मानता हूं कि आप उस विचारधारा के बहुत नजदीक रहे हैं। लेकिन फिर भी इस देश का इतिहास यदि 1857 के बाद से लेकर 1947 का देखा जाए तो उसके अंदर कांग्रेस की स्थापना किस लिए हुई, और कांग्रेस जिस समय संघ का जन्म भी नहीं हुआ था
उस समय आर्य समाज के कितने विद्वानों को, सन्यासियों को मौत के घाट केवल इसलिए उतार दिया कि वो हिंदू थे। उस समय घृणा मुसलमान के दिमाग में किसने डाली थी? इस देश के अंदर लाखों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय भाजपा ने बीज बोए थे क्या? इस देश को सांप्रदायिक के आधार के ऊपर देश का विभाजन किसने स्वीकार किया था? उस समय कौन लोग थे जो इस फैसले को स्वीकार किया जिन्होंने? और 47 से लेके और 2014 तक का ही मैं मान के चलता हूं, 14 तक भी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे किन किन सरकारों में कब कब हुए और कितने हुए, और 2014 से लेकर आज तक इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच झगड़े कितने हुए, ये पैमाना तय करता है कि इस देश के अंदर भाईचारा बड़ा है, क्या हुआ है? डर दिखाते रहे और आप सत्ता के केंद्र पर बने रहे। मैं मुसलमानों से भी पहली बार जब मुसलमान इस देश की राष्ट्रीय भूमिका में था, स्वामी श्रद्धानंद को याद कीजिए। स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद की मेंबर के ऊपर खड़े होकर ऋग्वेद के मंत्रों से पहला भाषण दिया था और अंतिम व्यक्ति था जिसने कहा था हम ऐसे हिंदू और मैं से मुसलमान। उसकी व्याख्या करके हिंदू और मुसलमान को जब आर्य समाज साथ लेकर चल रहा था, तो आर्य समाज की उस प्रशंसा से, उसकी स्वीकार्यता से, इसकी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर जब मुसलमान स्वामी श्रद्धानंद के पीछे लगा, तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की और उस हत्या का समर्थन किसने किया? पंडित लेखराम की हत्या किसने की, उसका समर्थन किसने किया? ऐसे लोगों को सजा तक भी न दिलवाने वाले उस समय भाजपा भी नहीं थी, संघ भी नहीं था। उस समय थी तो केवल और केवल कांग्रेस थी। उसने इस स्थिति को क्यों लेने दिया? जब ये हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर विचार करते थे, तो उस समय उनको बीच डालने का काम किसने किया? जरा उत्तर दीजिए आप। ठीक है, उत्तर दीजिए विद्रोही जी, उत्तर दीजिए। उसके बाद हमारे साथ और भी जो मेहमान उनके पास भी आऊंगा। आर्य समाज की विचारधारा और संघी हिंदुत्व की विचारधारा एकदम विपरीत है। स्वामी दयानंद तो संघी हिंदुत्व की मनुवादी व्यवस्था के घोर खिलाफ थे, इसलिए इनकी बात ही बेमानी है। और स्वामी श्रद्धानंद जी का जो परिवार था वो अंग्रेजी प्रकाश जी मेरा काउंटर प्रश्न, जब उस 1925 में आया है, इनको ना तो इतिहास की जानकारी होगी, केवल मात्र सत्ता की दलाली करना और सत्ता की बात बोलना। और सबसे विद्रोही जी, इसी बात पे मैं कहता हूँ कि आप सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहे हैं। संघी हिंदुत्व और सनातन हिंदू धर्म, मैं कहता हूँ स्वामी श्रद्धानंद की हत्या में पंडित लेखराम की हत्या, आप दोनों के पास लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगा। सर कृपया डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए। विद्रोही जी और शास्त्री जी, आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, डिबेट को सार्थक बनाइए, डिबेट को सार्थक बनाइए। व्यक्तिगत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और भी दो मेहमान हैं। सर आप दोनों से अपील कर रहा हूं, धैर्य रखिए। वापिस अब बारी बारी में बोलिए, बारी बोलिए। हाजी शहजाद साहब, आप बताइए, क्या आपके साथ में शुरू से तुष्टिकरण होता अगर आया है? देखिए विद्रोही जी, आपको भी बोलने का, देखिए प्रदीप नारायण जी देखिए कितनी शांति के साथ में बैठे हुए हैं। डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती विद्रोही साहब ना। आपकी बात आपको पूरा सुना गया ना, आपको सुना जा रहा है, पूरा टाइम दिया जा रहा है। अब आप दोनों सिर्फ आपस में भिड़ने लगेंगे तो ऐसे तो डिबेट नहीं चल सकती है ना। देखिए, आपके सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जवाब आप दे रहे हैं, आपने सवाल उठाए हैं तो हमने जवाब लिया है। अब अगर ऐसी स्थिति में होगी तो फिर आपकी आवाज गिरानी पड़ेगी। विद्रोही जी, आपकी आवाज गिरानी पड़ेगी। आपने अगर सवाल पूछा तो जवाब लेना भी दायित्व बनता है। अगर बीजेपी ने आपके कार्यकाल पर सवाल उठाए, आपसे जवाब लिया, देखिए बेवजह की बहस करने से कोई फायदा नहीं है। विद्रोही जी, आपकी आवाज गिरानी पड़ेगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कृपया शांति के साथ में, प्लीज।
आप दोनों झगड़ने लगेंगे डिबेट पूरी की पूरी ऐसे। नियम सबके लिए बराबर, नियम सबके लिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ। और भी तो दो मेहमान बैठे हैं सर, दो मेहमान आप और भी तो बैठे हैं। आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, आपके पास लौटूंगा। अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए आप, तो अपनी बारी का इंतजार करिए आप ना, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। आपको बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा, आपकी आवाज गिराई जाएगी। जब भी बोलता हूं बीच में कूद पड़ते हो। कहां टूट पड़ रहा मैं? अगर आप सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, अगर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर काउंटर क्वेश्चन होगा तो पूछूंगा, वरना आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है शहजाद साहब, आप अपनी बातें रखिए। ठीक है शहजाद साहब, आप अपनी बात देखिए विवेक जी, आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं पब्लिक तक एक संदेश देना चाहता हूं, और उसमें आपको मैं समझता हूँ पूरा कोऑपरेशन होगा। देखिए सन 47 से पहले क्या हुआ उस पे ना जाके जो अब मौजूदा हाल है, हालात है, बिल्कुल अब जो मौजूदा हालात हैं उस पे हमें नजर डालनी चाहिए। न्याय नहीं होगा 1947 याद नहीं रखा तो, ठीक है 1947 को याद रखकर ही बात करिए। ठीक है शास्त्री जी, जवाब आप दे दीजिएगा। शास्त्री जी, अगर 1947 को आप याद रखेंगे तो आरएसएस का क्या रोल था, सियासत क्या उसकी हिस्ट्री है, सबको पता है। उसको आप रहने दीजिए कि अंग्रेजों के टाइम में 1857 से लेकर 47 तक क्या रोल रहा है, सबको पता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये आपको भी पता है। सवाल ये है विवेक जी कि मैं आज की मौजूदा सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पंडित का मजहब क्या होगा? पानी का मजहब क्या होगा? और इन फर्का परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो मेरे कहने का मतलब ये है शास्त्री जी, बात को समझिएगा, आज के मौजूदा हालत में बात करिए। अगर आज हैदराबाद के अंदर जाके आप SC ST OBC मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो उनकी बात सुनिए, उनको अपने साथ लेके चलिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आप तो खाने पीने की, नौकरी की, शिक्षा की बात तो दूर है, स्वास्थ्य की बात दूर है, आप तो उनके घर में खाने का भी नहीं छोड़ रहे। आज आपको देखिए शहजाद खान साहब, हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ने में दिक्कत होती है। इतनी जमीन तंग कर दी आपने, हमारी मस्जिदों में ताले लगा दिए आप लोगों ने। आप ये बताइए, हमें साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं आप हमारी जमीन तय करने का काम कर रहे हैं, आप बंटवारे की तरफ जा रहे हैं। क्या कभी सोचा आपने इस तरफ? जो आपने कहा कि 10% वोट मुस्लिम का नहीं मिलता है, आपके कहने में इलेक्शन कमीशन की बात को ठुकरा देंगे? जो वोट परसेंट 8%, 10% बताता है मुस्लिमों का वोट बीजेपी को जा रहा है, 2% कांग्रेस को जा रहा है, 3% समाजवादी को और BSP को जा रहा है, और आपने सिरे से नकार दिया। ये आपकी मानसिक प्रॉब्लम है। हम होते हुए भी हम आपके साथ में खड़े तक कि आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आज गुरुग्राम के अंदर अभी 3 दिन पहले, ठीक है सर, आपके RSS ने खड़े होकर पंचायत करके ये कहा है, ये मुसलमान कौन है, इनकी जमीन, इनसे कोई सामान मत खरीदो, इनसे कोई काम मत करवाओ, इनको यहाँ से निकाल दो। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं सर जैसे बीजेपी के खेमे में कोई मुसलमान मंत्री ना हो या फिर मुसलमान कोई नेता ही ना हो। ऐसा नहीं, आप बताइए। नहीं देखिए शहजाद साहब, बीजेपी के खेमे में अभी महाराष्ट्र में पंचायत हुई है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और उससे पहले क्या नाम है, 29-30 तारीख को हमारे अभी देखिए के साथ में हम खड़े हैं, तो उन्होंने क्या नाम है एक रैली निकाली, रैली में सीधा कहा है। ठीक है, अगर देखिए जो डिबेट का मुद्दा है, अगर शहजाद खान साहब, मैं आपसे ही बेहतर समझ पाऊंगा, मैं आपसे ही ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा जो डिबेट का हमारा मुद्दा है, आप ही इस बात को बताने की कोशिश करें। हिंदुओं में जो समाजों का बंटवारा है, जो वर्गीकरण है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र के तौर पर बांटा गया। मुस्लिमों में ये वर्गीकरण कहां से आया? क्योंकि मुस्लिम तो सभी एक ही माने जाते हैं। अगर आप कहते हैं मुस्लिम सभी एक हैं, तो मुसलमानों में वर्गीकरण कहां से है? किसने मुस्लिमों को बांटा? किसने बनाया मुस्लिमों को अलग अलग? किसने अशराफ बनाया, किसने अजलाफ बनाया, किसने अर्जल बनाया? मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम है, मुस्लिम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने बनाया? मुस्लिमों का सवाल तो ये ना, मुस्लिमों का ध्रुवीकरण मुस्लिमों को किसने बांटा? अपने बीजेपी प्रशासक से कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए चाहे वो कांग्रेस हो,
या ओवैसी जी हो, या बीएसपी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या बीजेपी हो, हमारे लिए सब बराबर है। हमारा जो ध्यान रखेगा, जो हमारा ख्याल रखेगा, जो हमें साथ लेके चलेगा, हम उसके साथ हैं। ठीक है, अब लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ प्रदीप नारायण जी लगातार बने हुए हैं। सर, आप कैसे देखते हैं जितनी तमाम ये बहस हुई है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, या फिर 2024 की जो विशेष तौर पर तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसको लेकर के ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम वर्ग जो है, मुसलमान भी हमारे साथ है, और ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक में जो बहुसंख्यक कहे जाते हैं, जो पिछड़ा वर्ग तबका है, उनको साथ लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें विवेक जी, अभी जो आपने देखा होगा, विद्रोही जी का जो गुस्सा है वो कांग्रेस के हालात को दिखाता है। इस समय कांग्रेस के जो हालात हो चुके हैं पूरे देश में, उसमें विद्रोही जी का गुस्सा कई बार ऐसा लगता है कि वो सही भी नहीं है। विद्रोही जी से निवेदन भी है कि बहुत ही मतलब ज्ञानी व्यक्ति है हमारे बहुत ही सीनियर है। और दूसरी बात, जहां तक पूरे एजेंडे की बात है, जो डिबेट की बात है, हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे विश्व में जो मुसलमान को लेकर जो नुपुर शर्मा के माध्यम से जो पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की जो बदनामी हुई है, इसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद में बीजेपी ने जो मुसलमान की चिंता करी है, वो एक प्रकार से कंट्रोल करने का एक छोटा सा प्रयास है कि विश्व बिरादरी में जो उनकी बदनामी है, वो किस तरीके से वो दाग जो लगा वो धो ले वो नंबरेगा। दूसरा, बीजेपी जानती है कि 2024 में चुनाव के मद्देनजर दक्षिण भारत को उसका लगातार फोकस, इसलिए उन्होंने हैदराबाद को चुना। और हैदराबाद के माध्यम से वहां जो दक्षिण भारत में जो मुसलमान वोट बैंक है या हिंदुत्व है, अगर आप देखें तो केरल में सबरीमाला का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पक्ष में दिया, तो उससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो बहुत छोटी छोटी बातें, 120 सीटें कम नहीं होती दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए। तो बीजेपी का एक सूत्रीय एजेंडा ये है कि 2024 तक वो एक भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, उसकी छवि को साफ करने का उसका एजेंडा। इसलिए उसने मुसलमान को भी एक अलग तरीके से अपने मैनिफेस्टो में, अपनी प्लानिंग में लिया है। हैदराबाद की मीटिंग के माध्यम से जनभावना यात्रा भी निकालेंगे, भाईचारे की यात्रा निकालेंगे। उससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है मुसलमान को लेकर विशेष तौर से, लेकिन वो इसी माध्यम से वो दक्षिण भारत में अपनी एंट्री करने की कोशिश करेगी। तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि मुसलमान को लेकर बीजेपी अब 2 साल में ऐसा कोई करिश्मा कर देगी, उससे कोई फायदा होने वाला मुझे तो इसमें लग नहीं रहा है कि उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये घाव बड़े गंभीर है। आपने देखा होगा पूरे विश्व के अंदर कुवैत जैसा छोटा सा देश, भारतीय हमारे जो भाई लोग रह रहे थे, उनका उन्होंने सामानों का बहिष्कार कर दिया, धमकी दी, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से जो धर्म के नाम पर जो राजनीति हुई, उससे बहुत बड़ा नुकसान भारत की छवि को हुआ है। अब वो कितना रिकवर कर पाएगी बीजेपी 2024 तक, वो एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बीजेपी का टारगेट तो ये है कि 2024 तक वो ज्यादा सीटें जीते, इसलिए दक्षिण भारत में उसको अपना मजबूत आधार तैयार करना है। कर्नाटक में कुछ वो मजबूत है, बाकी 4 राज्यों में उसका फोकस है। व्यक्तिगत तौर पर चूंकि मुसलमान को कंट्रोल करने के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुसलमान, बीजेपी भी जानती है कि वोट बैंक में तब्दील करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की जो अभी तक की जो नीतियां रही है, या किस तरीके की कांग्रेस की अपनी जो प्लानिंग चल रही है, वो बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं है। बीजेपी वंशवाद मुक्त की जो उसमें क्या है, मोदी जी बार बार आपने देखा होगा कि पूरे यहाँ से भी जिक्र किया गया, वंशवाद का जिक्र किया गया, इसके साथ में वंशवाद का मुक्त, हाँ, वंशवाद का जिक्र किया गया, वंशवाद से प्रेरित राजनीति का जिक्र किया गया, परिवारवाद, तमाम बातों को मुद्दा बना करके बीजेपी हमलावर दिखाई दी। बहुत से एजेंडों को लेकर बीजेपी एक साथ चल रही है और उसमें काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। 2024 में जिस तरह अमित शाह ने कहा कि 30 से 40 साल तक हम बीजेपी शासन करेगी देश में, उसके पीछे कहीं कि उनका बहुत एजेंडा बहुत गहरा है और बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें कांग्रेस के पास ऐसा कोई कमाल का कोई ऐसी वो नहीं है कि उनके पास नीति की जो बीजेपी को तोड़ सके। ठीक सर, लौटता हूँ आपको। शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर विद्रोही जी आपके पास भी आऊंगा। शास्त्री जी, जो बीजेपी का प्लान है अगले 40 साल, जैसा अमित शाह कह रहे हैं कि 30 से 40 साल बीजेपी हटने वाली नहीं है, बीजेपी सरकार में रहेगी और बीजेपी की सरकार
खास तौर पर वंशवाद, परिवारवाद से प्रेरित राजनीति का अपने ही कार्यकाल में सफाया करके रहेगी? निश्चित रूप से उस तरफ आगे बीजेपी बढ़ भी रही है, लेकिन वो भाजपा की मैं कामयाबी नहीं मानता। वो कांग्रेस के द्वारा दी गई कामयाबी है। हमारा संगठन तंत्र है, हम संगठन तंत्र के आधार पर उस ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास नेतृत्व शून्य, नीति शून्य और कार्य पद्धति शून्य होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी का ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से होने वाला है। लेकिन ऐसा होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समूह, प्रत्येक क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लाभान्वित हो, उस सोच के आधार पर बढ़ रही है और ये निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक तंत्र है, एक मंत्र है। उस तंत्र और मंत्र के आधार पर कुछ लोग पहले हमारे साथ थे, कुछ लोग आज हमारे साथ हैं और शेष हमारे आगे साथ होंगे, ये तय मानकर भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर चलती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आंकड़े को लेकर आगे चलती है या मुस्लिम को साथ लेकर। वो पार्टी की विधानसभा के आधार पर, लोकसभा के आधार पर जीत के समीकरण कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे, किन वर्गों को साथ, वो एक राजनीति एक अलग है। जीत की राजनीति एक अलग है, लेकिन राष्ट्र की राजनीति एक अलग है। राष्ट्र की राजनीति भी भाजपा करती है और जीत की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्र की राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए जो काम किया है, आज उस बात को लोग उस तक पहुंची हुई चीज को स्वीकार नहीं करने देते। जब हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर लाभार्थी सूची लेकर घर घर पहुंचे तो एक ऐसा परिवार नहीं मिला, मुस्लिम परिवार, जिसको भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कुछ ना कुछ ना मिला। एक भी व्यक्ति, आप जिस उत्तर प्रदेश को योगी जी की सरकार को हिंदुओं की सरकार मानते हो, उनका एक फैसला बताइए कि उसके फैसले के अंदर हिंदू और मुसलमान का भेद आया। उसके अंदर केवल दंगाई और समाज के व्यक्ति, लूट खसूट वाला और ईमानदार, उसको शांतिपूर्वक जीने का हक देने का काम, जिसको भी अड़चन था उसको दूर करने का काम उन्होंने किया। हिंदू मुस्लिम के आधार पर राजनीति नहीं करती, वो इस देश के विकास की, समृद्धि की। सर, समय कम बचा, सबके पास बढ़ने वाले लोगों समय कम बचा है तो सबको बराबर मौका देना होगा। विद्रोही जी, शहजाद खान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले विद्रोही जी के पास आना चाहूंगा। सर, क्या इस बात का कांग्रेस को डर सता रहा है कि जो बचा हुआ जनाधार है वो भी धीरे धीरे पैरों तले खिसकता जाएगा? देखिए, कोई डर नहीं, हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। शास्त्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो सांप्रदायिक उन्माद और धर्म की राजनीति के द्वारा वोट प्राप्त करते हैं। वो कह रहे राष्ट्र नीति अलग और वोट पाने की नीति अलग, वो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। राष्ट्रनीति तभी बनती है जब सभी वर्गों को लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं मान सकता हूं कि लोकसभा के अंदर बीजेपी के पास जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होंगे, पर राज्यसभा जैसा सदन जहां चुनाव नहीं होता, जहां एक किस्म से नॉमिनेशन होता है, बीजेपी का वर्चस्व है। पहले इनके 2 सांसद थे, आज एक भी सांसद इनका राज्यसभा में नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी 28 मिनट हैदराबाद में भाषण दिया था उन्होंने अपनी जनसभा में, 1 सेकंड भी उन्होंने सामाजिक सद्भाव की अपील नहीं की। जो उदयपुर के अंदर रियाज अटारी जी पकड़े गए हैं, हत्यारा आतंकवादी, वो भाजपा का सदस्य निकला। कल जो तालिब हुसैन पकड़ा गया जम्मू कश्मीर में, वो भाजपा का आईटी सेल का इंचार्ज निकला। और देखिए कैसी सुरक्षा है, अमित शाह जी के साथ उसकी फोटो है, एक आतंकवादी अमित शाह के पीछे खड़ा है। तो भाजपा के ये जो दोहरे मापदंड है, खुद ही दंगे करवाते हैं और खुद ही शांति की बात करते हैं। ये कहते हैं दंगे नहीं हुए, अरे दंगाई सत्ता में आ गए तो दंगा करवाता कौन है? दंगा का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को होता ध्रुवीकरण राजनीति का। दोबारा बोलो राजनीति बिल्कुल। अब मैं जवाब लूंगा विद्रोही साहब, अब मैं जवाब लूंगा, प्लीज अब जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। शास्त्री जी आप जवाब दीजिए, फिर शहजाद खान साहब मैं आपको देखिए तिवारी जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि दंगे का सबसे
बड़ा लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है। देश के अंदर कांग्रेस जब तक रही नहीं, आप कहते कहते आपको शब्दों को फेर लेकिन आप बताइए सत्ता में कांग्रेस के रहते दंगे कब हुए? और यदि दंगाई भाजपा के लोग थे, जल्दबाजी में दाव उल्टा पड़ गया सर। यदि दंगाई भाजपा के लोग, बिल्कुल आपने कहा ना कि सत्ता पक्ष को मिलता है दंगे का लाभ, तो सत्ता में तो आप ही सबसे ज्यादा काबिज रहे हैं ना। सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है तो क्या 50 साल तक दंगे की हाँ, आपने कहा दंगा या सत्ता में है, आपने उदाहरण भी दिया 2 आतंकियों का, लेकिन आपके ठीक है उम्मीदवार आएंगे, जनता समझेगी, कांग्रेस को लवा नहीं लगने देगी, निश्चित रूप से मैं बताता हूँ। ठीक है शहजाद खान साहब, मैं आपके पास अब आऊंगा। शहजाद खान साहब, देखिए विवेक जी, मुद्दे की बात तो ये है कि अगर शास्त्री जी या प्रधानमंत्री या पूरा संगठन जो बीजेपी का हैदराबाद में बैठा था, वो अगर वाकई क्या नाम है कि SC ST OBC को या मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहता है, तो आज के मौजूदा हालात पर नजर डालनी होगी। जो मुस्लिमों के साथ मुसलमानों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसको रोकना होगा। जो इनके आतंकी संगठन है, मैं नोट करूंगा सर। अगर आपको देखिए, सुनिए शहजाद साहब, अगर थोड़ा सा पुराने इतिहासों में जाया जाए, कई तरह के इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। अगर एक विवादित बयान दे दिया जाता है तो हत्या कर देना, और जो देश में उन्मादिक माहौल तैयार हुआ है, आपका हक प्रदर्शन तक सही था, बिल्कुल आप सही थे कि ठीक है आपके पैगंबर साहब के बारे में किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया है, आपको बर्दाश्त नहीं है, आप प्रोटेस्ट करिए, कानून के सहारे जाइए, नोटिस भेजिए, जो कर सकते हैं आप, संवैधानिक प्रक्रिया आप कीजिए। लेकिन अगर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो ये सरासर गलत है, और उसके विरोध में अगर कुछ आपके ही चैनल पे, शास्त्री जी एक मिनट, अगर आपके ही चैनल पे 4 दिन से कंटिन्यू में डिबेट पर हूँ, बिल्कुल, और हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान उसके पक्ष में खड़ा दिखाई दिया हो, सबने एक ही आवाज उठाई है, उसको फांसी होनी चाहिए, और उसकी आग ठंडी होने से पहले उसको फांसी होनी चाहिए, खुले चौराहे पे भरी पब्लिक के बीच में फांसी होनी चाहिए। ऐसा इतिहास में खाते हिंदुस्तान का नहीं है। और वही 2017 में जो शंभू ने अफजुल रहमान के 50 साल के बुजुर्ग की जो हत्या करी थी, उसने अपने भतीजे से वीडियो बनाया था, और यही संगी थे जिन्होंने क्या नाम कोर्ट की छत पे खड़े होकर प्रदर्शन किया था, और वहां न्याय नहीं मिला था। और तो शंभूनाथ आज भी जेल से वीडियो वायरल करता है कि लेकिन मैंने जो किया उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये आप में, उन लोगों में और हम में ये फर्क है कि आज एक आदमी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जो उन कातिलों के साथ हो, आतंकवादियों के साथ हो। हर एक मुसलमान बच्चा कन्हैया लाल के साथ है। ये 4 दिन से हमने जुमे के दिन कन्हैया लाल के लिए स्पेशल दुआ कराई है। लेकिन आज फिर मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के अंदर जो क्या नाम है मंथन हुआ है, तो सर आपको समस्या इस बात से कि हैदराबाद में बीजेपी क्यों जाकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है? वही बताना चाह रहा हूँ। हैदराबाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात हो रही है, पूरे मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात हो रही है, तो उनके विकास के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके अच्छे बुरे के बारे में कौन सोचेगा? आज गुड़गांव के अंदर हम बैठे कि अपनी मर्जी से हमारी मस्जिद क्यों कर दी गई है, नमाज पढ़ने में बैन लगा दिया गया है, हम कहने में घर के अंदर क्या बनाएंगे क्या ना बनाएंगे उसको बैन लगा दिया गया है। आज प्राइवेट इन्हीं की एक टीम, इन्हीं की बी टीम जाकर ऐलान करती है, पंचायत करती है कि मुसलमानों का बहिष्कार करें, मुसलमानों को सामान लेना बंद करें। ठीक है, देखिए क्लोजिंग की ओर डिबेट बढ़ रही है। अगर बीजेपी, चलिए मान लिया कि मुस्लिमों को साधने के लिए ही अगर बीजेपी हैदराबाद में जा रही है, तो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अगर हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगर बीजेपी ने कर ली, और बीजेपी के अलावा कोई और भी पार्टी होती, अगर वो जाकर के बैठक करती, तो इसमें हर्ज क्या है? सिर्फ इसलिए अगर बीजेपी, हमारा मुद्दा क्या है कि बीजेपी पिछड़े मुस्लिमों के उत्थान को लेकर के बात कर रही है कि हम इसने यात्रा निकालेंगे, हम तमाम पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ेंगे। सिर्फ एक मिनट दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कोई हर्ज नहीं है हमारे लिए, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, सारे के सारे बराबर है। हम बीजेपी के साथ भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन ये समझे तो सही, लेकिन हमारी जमीन तय करने जा रहे हैं, वोट बैंक बढ़ेगा कैसे? तो अभी आप बीजेपी के साथ हैं, अभी आप बीजेपी के साथ हैं, आप खुल के कह दीजिए, और शास्त्री जी भी हैं, तो कैसे वोट पड़ेगा? आप बीजेपी के साथ हैं ना? मुसलमानों को सिर्फ जुमलाबाजी दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप बीजेपी के साथ हैं? तिवारी जी कहिए। आपने आधे घंटे से 1 घंटे की डिबेट में इनको कितनी बार समय दिया? मैं कहता हूँ एक भी पार्टी का उदाहरण बताइए, एक भी नीति देश की किसी भारतीय जनता पार्टी की शासन के दौरान ऐसी नीति बनी हो
जो दो वर्गों में भेद करती हो। एक भी व्यक्ति के द्वारा कोई एक उदाहरण देकर चलिए, मैं आज नोट करता हूं, कल जवाब दूंगा उसका। ठीक है सर, बोलिए। ठीक है, हमारे पास साथ जुड़े प्रदीप नारायण जी, आपके पास आऊंगा सर, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। अब देखिए वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जवाब शास्त्री जी सबसे पहला जवाब आपके लिए ये है कि गुड़गांव में हमें नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, ऊपर वाले का नाम नहीं लिया जाता, रोजगार छोड़िए। आपके सीएम ने कहा है, आपके सीएम ने कहा है, अरे आप बताइए, जो हमारे भी सीएम है, आपके सीएम ने कहा है कि अगर खुले में नमाज नहीं होगी, हमने कहा कि अगर खुले में नमाज नहीं होगी तो आप हमारी मस्जिद खोल दीजिए। जिन मस्जिदों में आपने भूसा कर रखा है, चावल कर रखे हैं, मस्जिदों में दाल लगा रखा है, मस्जिद खोल दीजिए। नमाज पढ़ोगे इससे ज्यादा उनका होगा। जो आप कहते हो रोड पर नमाज ठीक है सर, ठीक है। देखिए बहस ऐसे नहीं, देखिए समय का बहुत अभाव है, बहुत कम शब्दों में, और फाइनल कमेंट अब मैं सभी से चाहूंगा। प्रदीप नारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बहुत ही धैर्य के साथ में बैठे हैं, इस बात के लिए मैं बहुत प्रशंसा करूंगा आपकी। सर क्या कहना चाहेंगे, हैदराबाद में जाना बीजेपी का, वहां कार्यकारिणी की बैठक करना, ये गलत है या ये गलत है कि मैं बीजेपी पिछड़े मुस्लिमों के उत्थान की बात करती है, ये गलत है? ऐसा बीजेपी कहीं भी जाए, प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या बीजेपी का नहीं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही सर। आ रही है? हाँ बिल्कुल, अपनी बातें रखिए कम शब्दों में सर। किसने रखनी साहब? वेद जी किसको बोलना है? बोलिए विद्रोही साहब, आप ही अपनी बात रखिए। प्रदीप जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हमारे तक, इसलिए मैंने उनको रोका था। मैं प्रदीप जी से फाइनल कमेंट ले लूंगा, बहुत कम शब्दों सर। हाँ, भाजपा इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है और पूरा देश एक है। कोई कहीं भी जाकर बैठक करे, कोई भी रणनीति बनाए, किन्हीं भी वर्गों को अपने साथ लेकर, हाँ, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर सवाल उठाना बेमानी है। ठीक है सर, बस भाजपा की कथनी और करनी में दिन रात का ठीक है सर, ठीक है। देखिए वक्त का बहुत अभाव है सर, अपनी बातें पूरी कीजिए। प्रदीप नारायण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बातें रखिए कम शब्दों में। हाँ, देखिए अभी मोदी जी ने 2024 के लिए एक नारा और दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास के बाद अब से एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि इस समय 2024 के सामने, बीजेपी के सामने एक तो विश्व में अपनी जो एक छवि है उसको ठीक करना है, इसलिए उन्होंने एक सरह यात्रा की जो बात कही है, वो उसके माध्यम से वो चाहेगी कि पूरे विश्व में जो है भारत की छवि जो खराब जो वो ठीक हो। दूसरी बात है कि दक्षिण भारत में जितने भी 120 सीटें हैं उस पर बीजेपी की नजर है, तो बीजेपी अपने एजेंडे के तहत बहुत सही दिशा में जा रही है और वो उसका दिशा में काम कर रही है कि ज्यादा सीटों पर कब्जा करके कांग्रेस मुक्त भारत, वंशवाद मुक्त भारत, और वो बहुत सी अपने एजेंडों के साथ आगे बढ़ रही है और ये बीजेपी की अपनी ताकत है। और बस मेरा तो व्यक्तिगत यही कहना है कि बीजेपी जो भी अपनी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है उसमें जनता उनको कहां तक सीटें देंगी क्या नहीं देंगी वो समय बताए। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है। मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शास्त्री जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रदीप नारायण जी आपका बहुत शुक्रिया, विद्रोही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शहजाद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। अपनी कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का संदेश दे रही है कि हम इसने यात्रा निकालेंगे और सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ेंगे। इसमें पॉलिटिक्स होना लाजमी है। अब देखते हैं कि इस पॉलिटिक्स का जो ऊंट है वो कहां जाकर के बैठता है। फिलहाल मसला में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।